अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। बजट आने वाला है, मुल्क की मैशत कई बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है। आने वाले बजट के हवाले से एक तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से है। आने वाला बजट जो है वो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि आम आदमी के मुस्तकबिल के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान समझा जा रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर जो आइंदा बजट है उसमें टैक्स नेट को वसअत देने और अखराजात को कम करने पर जो है वो जोर दिया है। हुकूमत ने जो है वो नए टैक्सेस का नफाज और हुकूमती अखराजात में जो है वो कमी की हामी तो भर ली है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये किस तरह से जो है वो मुमकिन है। एक तरफ तो हुकूमत को आईएमएफ की शराइत हैं, बढ़ते हुए कर्जे हैं और माली खसारों का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ आवाम के लिए जो अहम सवाल है वो ये है कि महंगाई, बिजली और गैस के जो बिल आ रहे हैं और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो उनके लिए शदीद परेशानी का सबब बन रही हैं। इदारा शुमारियात की जो रीसेंट रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि महंगाई में जो इजाफे की रफ्तार है वो भी पहले तो डबल डिजिट में चली गई, फिर उसके बाद जो है वो 15% तक जो है उसकी सतह जो है वो रिकॉर्ड की गई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सियासी सवालात भी हैं जो बजट से जुड़े हुए हैं। एक तो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों की विफाक को वापसी के हवाले से जो है बात हो रही है। अभी तक कोई मुसवदा सामने नहीं आया, कोई तरमीम सामने नहीं आई, लेकिन सियासी हलकों में इसकी बाज़गश्त जो है वो ज़रूर सुनाई दे रही है और सियासी हलकों में इस हवाले से भी बहस जारी है कि सूबाई खुद मुख्तारी में तब्दीली लाकर जो है वो ये जो इख्तियारात हैं वो विफाक के वापस जो है वो सुपुर्द किया जाए। अब ये जो आने वाला बजट है, रिलीफ कहाँ तक मुमकिन है आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए? जो महंगाई और पेट्रोल की प्राइसेस हैं इस गैर यकीनी सूरत हाल में, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? और फिर ये जो अखराजात में कमी और इख्तियारात की विफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल और इख्तियारात की बहस है, इस पर जो है वो बात होगी। एक बड़ा एस्टीम पैनल जो है वो मेरे साथ आज बहस में जो है वो शरीक होगा। इशफाक तोला साहब हैं, वो हमें लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत हैं। आबिद फलीर साहब, अगेन अ वेरी रिनाउंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट, वो मेरे साथ जो है वो मौजूद होंगे। और साथ शहबाज राना साहब अपना प्रोग्राम भी रिव्यू होस्ट करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर और इकॉनमी को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं इशफाक तोला साहब आपसे इस बहस का जो है वो आगाज़ करना चाहता हूँ। इशफाक तोला साहब, एक आम तासुर जो है वो ये है कि हुकूमत ये जो तमाम सख्त इकदाम ले रही है, जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ रही है, ये इस वजह से है बिकॉज़ हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं और आईएमएफ की बातें मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और यही आर्गूमेंट जो है वो दिया जाता है और कहा जाता है कि आईएमएफ के साथ हमारा एतमाद ख़त्म हो गया था, अब हमें वो एतमाद बहाल करना है, इसलिए हमारे पास जो गुंजाइश एक आईएमएफ प्रोग्राम में होती थी वो भी जो है वो मौजूद नहीं है। क्या आपको वाकई लगता है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम और आईएमएफ प्रोग्राम की जो डिमांड्स हैं उनमें गुंजाइश बिल्कुल भी मौजूद जो है वो नहीं है, और जिस तरह से जो है वो आईएमएफ की डिमांड्स होती हैं, जो आईएमएफ का प्लान है उसके मुताबिक ही हमें जो है वो चलना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। एक्चुअली देखिए, आईएमएफ को तो मैं कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हम खुद उनके पास जाते हैं और फिर उनका जो पूरा बलंदा होता है वो हम देख के आ जाते हैं और हम उनसे एग्री करते हैं। और एग्री करने के बाद फिर हम गाए बगाए उनके पास जाते हैं, नहीं यार ये शर्त हम नहीं पूरी कर सकते, यहाँ हमें कोई लीनियंसी दीजिए, ये शर्त पूरी नहीं हो सकती कि यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम है, टैक्स हम इतने वसूल नहीं कर सकते। तो देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, एक peculiar किस्म की इकोनॉमी है पूरे रीजन। और हम्म। इसमें इंडिया भी शामिल था पहले, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम सब शामिल थे। और इंडिया ने अब बिकॉज के आईटी के यूज को बढ़ाया तो उनकी इकोनॉमी में काफी रोबोस्ट आ गए और उनकी टैक्स जो टेक्सोनॉमी जिसको मैं कहूँगा ना, वो काफी हद तक। हम्म। देखिए, आईएमएफ की रेसिपी से अगर हम कुछ हासिल कर सकते तो 23 प्रोग्रामों में से 22 प्रोग्राम में हम फेल ना। और 23वां प्रोग्राम भी वो उस वक्त चला जब 13 से 16 में एक टीम थी जिसने ये सोच लिया था कि यार आईएमएफ की प्रोग्राम में हम जरूर है, बट आईएमएफ की रेसिपी को थोड़ा साइड पे रखे हम जी। करेंगे। और अल्लाह का शुक्र था, आने के मैं भी वहाँ रहता था। और हमने एक कोशिश की थी कि टैक्स जीडीपी हमने बढ़ाया, एवरी ईयर वन हाँ। परसेंट बढ़ा रहे थे, करेंसी स्टेबल थी, फिर रिवर्स हुई। आपका बायोन्सी थी इकोनॉमी के, इंटरेस्ट रेट आपके बड़े लो थे, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल थे। और ऑल ऑफ अ सडन आपको क्रिस्टीना लिगार्ड आके कहती भी है कि नहीं हम आपको की जरूरत नहीं। तो फिर क्या ऐसा खराब हुआ कि जो हम समझ रहे हैं कि जी हमारे लिए
बहुत बेहतर था और क्या नहीं। हमने फिर इम्पोर्ट खोल दी, फिर हमने इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की सोच ली, वही आईएमएफ का माइंडसेट था। हम्म। तो एक ये डॉक्टर है हमारा आईएमएफ जिसको हम कहते हैं, उनकी एक रेसिपी है, उस रेसिपी पे वो जो अमल कराना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है हम जैसी इकोनॉमीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा। तो आप ये समझ लेना। देखें, अब आप मुझे एक बात बताएं, 3 साल पहले जब हमने एक चीज चेंज की थी, हमने कहा कि जी चलिए एक काम कर लेते हैं, हमें 50 लाख रुपए जो अलाउड आप कर रहे हैं सेक्शन बोर्ड में, इसको आप हमें $1,00,000। तो उन्होंने, इट वाज अ बिग नो फ्रॉम देम, राणा शहबाज साहब को ये पता है। और क्योंकि इनको ये पता था कि अगर वो चीज हमने चेंज कर ली तो इनके जो $8 अरब है, या टोटल 22 अरब में से $8 अरब चाहिए, उनके सपोर्ट से चाहिए, उनके सर्टिफिकेशन से हमें मिलेंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए, पिछले अच्छा। 3 सालों में हमारी स्टेट बैंक ने $27 बिलियन मार्केट से उठाए। ये राणा साहब को भी पता है, नामिक साहब को भी पता है कि ये कन्फेस किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की काम। हम्म। तो उसका मतलब है जो हमें 9 बिलियन का गैप था वो हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी हम अच्छा। देखें, अगर हम पोर्ट खोल देंगे, फिर खोल रहे हैं हम ई व्हीकल के चक्करों में, और फिर मशरूम करके फिर हम पछताएंगे। $3 अरब की आपने गाड़ियां मंगाई, ये समझ ही नहीं आ रही किस अच्छा। तरीके से आप मैशत चला रहे हैं और क्या आपके। तो तोला साहब, बोरोइंग योर वर्ड्स, ये जो डॉक्टर की हमने प्रेस्क्रिप्शन ली है, इसका फ़ायदा जो है वो क्या हमें जो है वो डॉक्टर की वजह से नहीं हो रहा है, या फिर हमारी अपनी जो मामलात हैं, बीमारी ही इतनी बिगड़ी हुई है कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जो है वो भी काम नहीं कर रही? देखिए, डॉक्टर जो है ना हमारा, उसको भी पता है कि हमारी तबीयत ज्यादा खराब है। तो अच्छा। अगर जहाँ कम भी खराब होती है तो वो तो एंटीबायोटिक खा लो, और जहाँ अच्छा। ज्यादा खराब होती है, हमें होता है शुगर, तो वो कहता है हम्म। यार आपको डायबिटिक है, तो बोला मतलब शुगर खा लो। जैसे हमारे पास हम्म। डॉलर नहीं, वो कहते हैं जी इम्पोर्ट लिमिटेड। तो हम्म। भाई ये कभी आपने कहा है कि $1,00,000 ठीक। तो आउटवर्ड रेमिटेंस आप जार भेज रहे हो, तो इनवर्ड भी लाख कर दो या आउटवर्ड कम कर दो। चाइना जैसा कंट्री $50,000 अलाउ करता है, हम आतिम ताई हैं, हम $1,00,000 अलाउ करते हैं। हम्म। कभी उन्होंने आपको कहा है कि जी रेमिटेंस में पीआरआई पे आप इतना खर्चा कर रहे हो, आप अच्छा। अगर अलाउ कर दो, भाई आप ₹10 का इंसेंटिव दे दो, तो हाँ। आप ये आपको आपको बेहतरी हो जाएगी। ठीक है। क्या आपको उन्होंने कहा है कि जी डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे अगर करेंसी हाँ। की वैल्यू 235 आ रही थी, तो वो आपको फोर्स कर रहे थे कि 280 का बेचो? तो आप मुझे बताइए कि जी ये 9-10% की इन्फ्लेशन जो हमें खाए जा रही थी उस ठीक। वक्त, तो हमारा जो गैप था 7% रियल इंटरेस्ट रेट का था, जब आईएमएफ का डॉक्टर हमें क्यों नहीं कहता था कि जी आप अपने डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे चलिए, फ्री इकोनॉमी की जो रेसिपी वो जो दुनिया को तबलीग करते हैं, वो तबलीग से हट के कोई अपनी रेसिपी पे पराजमान हो के वो कहते थे कि जी हमारे हम्म। ऐनक से देखो कि ये अच्छा। ठीक है, राइट। मैं आबिद सुलेर साहब, ये एक चैलेंज तो हुकूमतों के लिए रहा है कि आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए क्या वो रिलीफ दे सकते हैं, कितना आईएमएफ प्रोग्राम से लेफ़्ट या राइट जाने की गुंजाइश मौजूद होती है। एक तासुर ये है कि ये हुकूमतों का काम होता है, वो मनूवर इस तरह से करते हैं, निगोसिएशंस में मार्जिन जो है वो निकालते हैं या आईएमएफ को कन्विंस करते हैं। वो मार्जिन अभी ऐसा लगता है कि या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए या बहुत थिन मार्जिन है हुकूमत के पास इस मौजूदा सूरत हाल में। डू यू एग्री विद दिस? आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है? मेरा ख्याल है पार्शली तो मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे तोला साहब की बात को आगे बढ़ाने का मौका दीजिए कि जी। आईएमएफ का प्रोग्राम समझिए कि आपका एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन है, और हम्म। एंटीबायोटिक का एक असूल है कि अगर आप उसकी डोज पूरी नहीं करते, उसको हम्म। कोर्स को अधूरा छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही इन्फेक्शन दोबारा रिकर करती है तो आपको हाई पोटेंसी पे जाना पड़ता है। और हम हम्म। ये कुछ 20-22 दफा कर चुके हैं कि अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर जो ही हमें हम्म। थोड़ा सा फाका नजर आया, हमने तो जो कोर्स जो है वो छोड़ एंटीबायोटिक देते हैं हम। वो लेना बंद कर दी। और अब उस स्टेज पे आ गए कि जिसमें डॉक्टर अपने सामने बिठा के मेडिसिन देता है, कि उसको ये होता है कि ये ना हो कि मरीज घर जाके दवाई ले ना ले, तो वो आपसे फ्रंट लोडिंग जो है वो कह रहा होता है कि ठीक है जी, जो भी आपने प्रोग्राम की कमिटमेंट की वो दुरुस्त है। हाँ। अब आपको ट्रांच तब रिलीज होगी जब आप पहले ये पेश की इकदाम कर लेंगे। अगर आज से हम्म। आपको 4-5-6 प्रोग्राम पहले देखें, तो उस वक्त ये फ्रंट लोडिंग इतनी नहीं होती। तो उस वक्त ये होता था कि आपने रिव्यू करवा लिया, आपको फौरी तौर पे हाँ। ट्रांच मिल गई, और फिर कहा जाता था कि अच्छा जी
ये अगले काम आपने करने हैं, और हम अधूरा छोड़ के भाग जाते थे कि अच्छा जी वक्ती जरूरत तो पूरी हो गई, अब IMF जाने और ठीक। उसका काम जाने। हाँ। तो वो स्पेस जो है वो ग्रेजुअली हमने खुद वो लूज की है। और अभी तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हालात है इसमें ये स्पेस बहुत ज्यादा है आपके पास। अच्छा। देखिए देखिए ये जो जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका बहुत फायदा हुआ, जो जो पाकिस्तान एक मीडिएशन रोल प्ले कर रहा है। जंग के दौरान जो स्टाफ लेवल मिशन था वो आया हुआ था, और वो अधूरा छोड़ के वापस चले गए थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया था उनके साथ एग्रीमेंट। और फिर हम्म। वाशिंगटन से हमारी कुर्बत का मैं समझता हूँ कि ये नतीजा था कि उन्होंने वहां से बैठ के कह दिया कि जी ठीक है, हमारा आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया। इसी तरह से एक महीना पहले जब वजीर आजम पाकिस्तान ने उन्होंने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 80 रुपये एक हफ्ते के लिए उसमें रिड्यूस किए पर लीटर। तो अगर पुराने वक्त होते तो IMF जी। इस तरह की गुस्ताखियों पे प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया करते हैं, लेकिन हाँ। उन्होंने उन्होंने चूं चरां भी नहीं की। और उसकी अगेन यही वजह अच्छा। थी कि वाशिंगटन और पाकिस्तान के ताल्लुकात चूंकि इस वक्त एक मसाली ताल्लुकात हैं, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि IMF के साथ आप किस तरीके का वो लीवरेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान ने यकीनन जो अपना MEFP जिसको हम कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, वो तो अब पब्लिक डोमेन में है। 14 मई अच्छा। को IMF ने वो रिलीज कर दिया था। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये लीवरेज था कि हम IMF के साथ थोड़ा सा अपना इसी जियो पोलिटिकल कुशन को और इस नीश को थोड़ा सा मजीद इस्तेमाल कर सकते थे अच्छा। वाशिंगटन का फायदा उठाते हुए। और मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी जो है वो कोशिश हम्म। होगी हमारी कि अगला बजट जो है अच्छा। जब वो अनाउंस होता है और अगर IMF उस पर कोई एतराज करता है तो मैं फोर्स ही हाँ। कर रहा हूँ कि शायद हमारी तरफ से कोई हाईएस्ट लेवल पे कोई इंटरवेंशन हो वाशिंगटन में, जिसकी वजह से राइट। IMF का स्टांस थोड़ा सा उसमें ठीक। नॉर्मल जा सके। ठीक। स्पेशल ईवी पे जो टैक्स लगाने की हाँ। बात हो रही है, GST, हाँ। या सैलरीड क्लास के लिए जो रिलीफ की बात हो रही है, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से कोई आला सतही एक इंटरवेंशन होगी ठीक। जिसकी वजह से IMF थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा। राइट। अच्छा शहबाज राना साहब, ये क्या माहौल क्या है जो अभी एक तो दौर मुकम्मल हुआ, फिर मैं थोड़ा सा ज़रा आपसे ओवरव्यू लेना चाहता हूँ कि हुकूमत और IMF के दरमियान जो नेगोशिएशंस हो रही हैं वो हुकूमत किस तरह से नेगोशिएट कर रही है, और ये जो मैन्यूवरेबिलिटी जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, इसका मार्जिन क्या कहीं पर जो है वो नज़र आ रहा है इन नेगोशिएशंस के अंदर? इसमें आबिद सुलैरी साहब ने दो बातें बहुत अहम कही हैं और ये आपके क्वेश्चन से भी रिलेट करते हैं। एक, उन्होंने ये फरमाया कि जब प्राइसेस बहुत पीक पे चली गई थी तो कुछ दिनों के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी जो थी डीजल के ऊपर उसको ज़ीरो कर दिया था, और IMF ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि हमारे वाशिंगटन से ताल्लुकात ठीक थे। इससे तो एक पॉइंट ये इस्टेब्लिश हो गया कि IMF अभी भी हमें मेरिट पे डील नहीं कर रहा। दूसरे जो इन्होंने बात कही कि अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं स्टाफ लेवल के, उसमें अगर गवर्नमेंट चाहती तो थोड़ी सी स्पेस ले सकती, हम नहीं ले पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इशू अब बन रहा है। इशू ये बन रहा है कि जब पूरी दुनिया में जंग जारी थी, आपके जो इम्पैक्ट थे, कहने को तो मिडिल ईस्ट की जंग थी 3 ममालिक की, उसने 11 ममालिक को ख़त्े में हिट किया, और इकॉनमीज़ जो है वो तमाम दुनिया के ममालिक की उसने ऑलमोस्ट हिट की जाके। ऐसी सूरत हाल में हम IMF के पास जाते हैं और हम खुद जाके IMF को कहते हैं जी कि हमारी इकॉनमी ठीक है, जंग की वजह से हमारे ऊपर कोई इतना ख़ास इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी यहाँ पे नेगोशिएशन। लेकिन वो ट्रस्ट फैक्टर का क्या, वो जो बात हम कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ही इतना ख़राब है कि वो जो है वो कोई बात या एतमाद जो है वो मौजूद ही नहीं है। जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर तो पाकिस्तान के ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो कम हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जो IMF का स्टाफ है उसके साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है अभी रादर डीपन हो गया थोड़ा सा। ये जो पिछले हफ्ते जो बजट मिशन पाकिस्तान आया हुआ था और वो बगैर अपना काम मुकम्मल किए हुए वापस गया है, उसके अंदर ये ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि जो नंबर्स हुकूमत दे रही थी रेवेन्यू के, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं थे, और फिर वो बात हुई कि वो वापस चले गए और बजट आ जाएगा जैसे अभी आबिद साहब ने इंडिकेट किया है, वो थोड़ा सा वहाँ से वाशिंगटन में अपना यू क्राउड डू इस्तेमाल एग्री करें। कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अभी, इसका हम फ़ायदा उठा सकते थे या उठा सकते हैं?
हम बहुत बेहतर इसका फ़ायदा उठा सकते थे, हमने नहीं उठाया। अभी भी इन्होंने इतनी कोशिश नहीं की फ़ायदा उठाने की। इवेंचुअली ये होगा, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा ख्याल है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे कोई इंटरवेंशन होगी और चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बट इससे एक चीज़ और रिफ्लेक्ट होती है रहमान रज़ा साहब, वो ये रिफ्लेक्ट होती है कि हम मेरिट पे नहीं खेल रहे। अगर आज हमें कौन मेरिट पे नहीं, आईएमएफ जो है वो। IMF हमारे साथ मेरिट पे नहीं खेल रहा और हम भी मेरिट पे नहीं खेल रहे। आज अगर हमारे IMF के साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक है, या वाशिंगटन के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है, तो हम बेनिफिट ले रहे हैं। हमें उसका बेनिफिट थोड़ा बहुत अगर आपको मिल गया जी कि आपकी ट्रांच हो गई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, यहाँ से बगैर एग्रीमेंट किए वापस गए थे, लेकिन अगर इसका उलट चले जाए, अगर IMF पॉलिटिकल हो जाता है किसी और वजह से और पाकिस्तान की फेवर में पॉलिटिकल नहीं होता वो उसका हाँ, देखे हमने हालात पहले देखे है ना, तो फिर आपको नुकसान हो गया। तो मेरा ख्याल है कि शायद हम उस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। मे बी डॉक्टर आबिद साहब इससे मेरे से डिसएग्री करें, बट मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है, और शायद तोला साहब इससे एग्री करेंगे कि शायद वक्त आ गया कि अब हमें IMF के ऊपर मजीद रिलायंस नहीं करनी चाहिए। अब ये आखिरी प्रोग्राम है, इसको मुकम्मल करें सितंबर में और मजीद आगे ना जाए, वरना ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये ऑक्सीजन वाली डिपेंडेंसी है, इससे हम निकल नहीं सकते। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। अच्छा अशफाक तोला साहब, अब देखिए जो आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जो सबसे बड़ा इशू है वो इस वक्त पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं। फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस से जुड़ा हुआ जो है वो महंगाई का इशू है। ज़ाहिर बात है वो भी प्रोजेक्शंस जो इनिशियली थी, अब वो प्रोजेक्शंस उससे जो है वो आगे जा चुकी हैं। एक तो मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि क्या खुदा ना खास्ता वो सिचुएशन तो नहीं होने जा रही वो जो 30% पे चली गई थी जब 2022-23 वाली जो सूरत हाल थी। और दूसरा, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास जो है वो क्या ऑप्शंस हैं कि ये जो लेवी वाला मसला है, क्या इससे जान छुड़ाई जा सकती है इस वक्त या नहीं? देखिए अब्दुल रहमान साहब, देखिए दो तीन चीजें जो आपने बड़े पर्टिनेंट जी मदर ऑफ ऑल इवल वाज द डिवैल्यूएशन जो हमने की है, रैम्पेंट डिवैल्यूएशन की हमने 2022, और उसकी मेरा ख्याल है इतनी बड़ी ज्यादा जरूरत नहीं थी जितनी हमने कर दी थी। और उस वक्त ब्लूमबर्ग ने हमारी वैल्यूएशन May 23 में जब की थी, उन्होंने कहा द रियल वैल्यू ऑफ द करेंसी वाज 245, और हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए, तो हम 290 और कहीं कहीं 300 पे भी हम पहुंचे। जी तो ये हमारे जो पॉलिसी मेकर थे, या जो सरकार के ऐवानों में बैठ के फैसले कर रहे थे, या जो हमारे बैंकर थे या सेंट्रल बैंकर थे या नेगोशिएटर थे, उन्होंने मेरा ख्याल है कि ज्यादा वो लिवरेज दिखाई थी। अच्छा आज भी अगर आप चाहें तो ये इन्फ्लेशन कम कर सकते हैं। आज मेरा ख्याल है हमने एक परसों डॉक्यूमेंट एक पब्लिश किया है पूरा बजट के जी ऊपर, जिसमें पूरी रेसिपी दी है माइनस IMF। और आज मेरा हाँ ख्याल है शहबाज राणा साहब की स्टोरी में भी ये आया हुआ है सारी चीजें। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर IMF से देखिए, अगर आपको जो 23 से 25 बिलियन डॉलर का अगर आपको सालाना आपको अरेंजमेंट करनी पड़ती है, उसमें 16-17 बिलियन का तो रोल ओवर। और जैसे हम आज कह रहे हैं कि जी मैं एडवांटेज उठा लूं IMF से हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का, और अगर आज हम ब्लू आइड हो गए हैं, तो हम चाइना के भी ब्लू आइड है, सऊदीया के भी ब्लू आइड है, तो उनसे हम ये ले लेंगे 5 साल का रोल ओवर करते हैं। बाकी ठीक मैं है आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो 9-10 बिलियन डॉलर आपको चाहिए ना, वो आप आराम से ले सकते हैं। आप कॉस्ट भी बचा सकते हैं, डेट सर्विसिंग भी बचा लेंगे। सर ये तो सियासी हुकूमतें तो बड़ी खुश होंगी ऐसा करके। ये तो वो कहते हैं कि जिस तरह वो हम नारे सुनते थे, कशकोल तोड़ दिए। और हाँ, ये होता ये है रहमान साहब कि जो मेन मसला होता है, पॉलिसी मेकर जो होते हैं ना, वो उनको डराते बहुत हैं। देखिए जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हमारे साथ ही, जब ये 2023 में हम करने लगे थे कि जी $1 लाख आप रेमिटेंस अलाउ कर दे, और IMF जब आया था दोबारा उन्होंने कहा पहले ये रिवोक करें, इसके बाद हम बात। ये राणा साहब गवाएंगे। मगर उस वक्त क्या था कि उनको ये पता था कि ये 10 से 12 बिलियन डॉलर वहां से लेके आ जाएंगे एडिशनल, कम से कम। और जिस दिन लेके आए उन्होंने बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि खुदा हाफिज, हम आपकी बात। आज भी 250 रुपए का डॉलर है, मैं वैल्यू करता हूँ, मुझे पता है, पर आज भी आप 280 से कम में नहीं रखना चाह रहे। स्टेट बैंक आपका ऊपर ले रहा है 6% इन्फ्लेशन। अगर आप वही कम कर दें तो आप कम से कम 2000 अरब का डेट सर्विसिंग में जा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये एक जुड़ी भी होती है। राइट, लेकिन मैं ये जो जी मैं जो आप एडवांटेज को ले रहे हैं ना, जो आप एडवांटेज, तो इस चीज का एडवांटेज है
कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, ना कि इस चीज का एडवांटेज ले कि मैं और इंडेटेड हूं। ठीक है। तो ये अच्छा अब नहीं हमारे पॉलिसी। ठीक है, अब सुलेर साहब ये जो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, ये जो आईएमएफ वाली जो चीज़ है कि क्या वाकई ये मतलब कोई कशकोल तोड़ने का जो है वो वक्त जो है वो आ गया है? और दूसरा जो पेट्रोलियम लेवी वाला जो इशू है वो मैं चाहता हूँ वो भी ज़रा आप बताएं कि ये तो हमने और कमिट कर लिया है, हमने उन्हें कहा है कि हम इसकी जो कलेक्शन है वो बढ़ा देंगे, तो वो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि वो फिर ट्रांसलेट होगी, जो भी पेट्रोल की फाइनल कीमत जो है वो डिटर्मिन होती है, ये एक आम आदमी को जो है वो देनी पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो दोबारा से जो है वो इसी में जो है वो एडजस्ट होगी। और हो सकता है कि तेल जो बात की जा रही है कि तेल अगर जंग रुक भी जाती है, तेल नीचे आ जाता है, तो शायद हमारे लिए कीमतें उतनी नीचे ना आए। जी शुक्रिया। मैं पहली चीज़ तो ये है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कि अगर मैं ये 26-27 वाले माली साल और फिर 27-28 वाले माली साल में अपना जो है गैप देखता हूँ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, तो मुझे लगता है कि शायद आईएमएफ से जो है वो उसको खैरबाद कहना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 27-28 में तो हमारी रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट होगी तकरीबन $27 बिलियन का, $27 बिलियन का वो जो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वो चाहिए होगी। और हमने 21-22 में देख लिया था कि जब आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड हुआ तो चाइना और सऊदी अरेबिया दोनों ने ये कहा कि जी पहले आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाएं और उसके बाद हम आपको रोल ओवर देंगे। हम एक तो बड़े जी। मुश्किल सूरत हाल में फंस गए थे। आईएमएफ हमें कह रहा था कि जाएं पहले जाके चाइना और सऊदी अरेबिया को ये एग्री करें कि वो आपको डिपॉजिट रोल ओवर कर देंगे, और वो ये कह रहे थे कि नहीं जी पहले आप आईएमएफ का लेटर ऑफ कंफर्ट लेके आए तो हाँ। फिर हम अपने डिपॉजिट जो है वो आपको देंगे। तो एक तो ठीक ये है। जो इशू है, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती है, जब तक आपके पास कोई डॉलर्स का कोई ऑल्टरनेटिव सिलसिला जो है वो नहीं आता है, तब तक तो मैंने देखता कि अगला प्रोग्राम खत्म होने के बाद ठीक है। हम आईएमएफ में इससे जाए बगैर कोई काम चला सकते हैं। अच्छा, अच्छा। दूसरी जो ठीक। बात आपने फरमाई पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की, जी। अब उसमें भी सिचुएशन ये है कि आईएमएफ आपको क्या कह रहा है। आईएमएफ अगर आप देखें उसकी रिव्यू की स्टाफ की जो रिपोर्ट है, हम्म। जिसमें कि हुकूमत पाकिस्तान ने कमिट किया था, हम कहते हैं, मैं बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम कह हाँ रहे हैं जी। कि कर्जों की अदायगी के बाद जो हमारा पहले हमारा बजट जो है वो सरप्लस में होगा, हम टैक्स बढ़ा रहे होंगे। 0.6% ऑफ जीडीपी का जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलके ये बढ़ा रही ठीक है। हो। अब वो टैक्सेस जो है, अगर तो एफबीआर के पास इतना दमखम है तो हम्म। एफबीआर डायरेक्ट टैक्सेस ले ले। अब अगर वो नहीं डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे कर सकेगी, तो आपको कहीं ना कहीं से तो वो टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, वो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएंगे। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में पेट्रोलियम लेवी वाला फार्मूला, आपको याद होगा कि जो छठा बजट था 2017-18 वाला, मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक है। ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक्त लेवी बढ़ाई नहीं गई थी, ठीक लेकिन है। जो लेवी की शक्ल में जो आता है पेट्रोल पे, जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो वफाक के पास रहते हैं। अगर उस अच्छा। पर ड्यूटी लगाई ठीक है। जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली सूबों को ट्रांसफर करना पड़ते हैं। यहाँ पे आपका एनएफसी जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हाँ। आपकी 18वीं तरमीम भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक तो है। वफाकी हुकूमत अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए अगर सूबों से उसे कोई और कुशन नहीं मिलेगा, तो जाहिर है कि हाँ। उसके पास यही एक कुशन है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जो हम्म। रकम इकट्ठी हो वो फिर वफाक के पास ठीक है। रहे, सूबों के पास नहीं जाए। तो मैं ये यहाँ पे मैं एडवोकेट नहीं कर रहा कि जी लेवी जी। बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं हाँ। सिर्फ आपको उसका पस मंजर बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। मैं ज़रा ये जो 18वीं तरमीम और जो अखराजात वाला मामला है इस पर ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे। सर मुझे ज़रा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं तो इस पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आने वाला बजट और फिर पाकिस्तान के जो मौसमी मामलात हैं, एक तरफ तो आईएमएफ और दूसरी तरफ जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है वो कुछ सियासी मामलात भी हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल और इख्तियारात की तकसीम क्या होनी चाहिए उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले मैं शहबाज राना साहब एक जो इशू जो मैं सलेरी साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि ये इंप्रेशन ये है कि अब गवर्नमेंट के पास दो ही चीज़ें बची हैं, एक है पेट्रोलियम लेवी और दूसरा है सैलरीड क्लास। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई तीसरा तरीका नहीं है
कि ये जो कलेक्शन टारगेट्स हैं ये कैसे पूरे करने हैं? इज़ इट ट्रू? देखिए, इम्प्रेशन यही है और हो भी यही रहा। अगर आप देखें कि ताजरों के हवाले से हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। ज़राअत का शोबा जो सूबों के पास है, सूबों ने इनकम टैक्स के रेट्स तो कवानीन में बढ़ा दिए, IMF के कहने के ऊपर उसको इन्फोर्स इन्होंने किया, उन्होंने डिले कर दिया उसको। रियल इस्टेट वैसे एक स्लम के अंदर है, उस पर इन्होंने टैक्सेस तो बढ़ाए हुए हैं विद होल्डिंग, लेकिन वो वहाँ पे ख़ास जो उनके इनकम बेस्ड वो कलेक्शन वहाँ पे अभी भी नहीं हो रही। तो वो चीज़ें अपनी जगह पर। और जब शॉर्टफॉल आया तो प्राइम मिनिस्टर के और हुकूमत के पास कोई और चॉइस नहीं थी, वो सीधा गया, उन्होंने कहा लेवी का रेट बढ़ा दो। जो इस अभी भी हम जैसे सारी डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें जो एक चीज़ मिसिंग है वो है अखराजात पे जो है वो काबू पाना। ये चीज़ मिसिंग आ रही है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो नेशनल नैरेटिव बन गया ना, उसके अंदर अखराजात पर काबू पाना कहीं है ही नहीं। आपको पता है कि इन दिनों में, इन महीनों में, इस अरसा में नई अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सूबों के अंदर बेतहाशा अखराजात हो रहे हैं, तो ख़र्चे पे ये काबू नहीं पा रहे। कब तक आप महसूलात बढ़ाकर अपना जो एक प्राइमरी बजट का जो एक हदफ है वो IMF से जो है वो आप अचीव करेंगे, या इट इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। फिर अब विद इन द गवर्नमेंट एक अपोजिशन आ रही है, जैसे पेट्रोलियम डिवीजन ने लिखा फाइनेंस को जी कि आप लेवी को छोड़ दें, अब आप इसको इतना ज़्यादा लेवी बढ़ गई कि सोशल स्टेबिलिटी के अब इश्यूज जो है वो खड़े होना शुरू हो गए हैं, तो आप लेवी के ऊपर फोकस ना करें। तो लेकिन ये क्या करेंगे, ये जो 27 अरब रुपया 27 जो अरब जो रुपया है, ये फिर क्या करेंगे, ये कहाँ से पूरा करेंगे? क्योंकि कमिट तो ये कर आए हैं। नहीं, कमिट तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये कर रहे हैं। अब देखना ये है ना कि इसमें वो IMF की तरफ से मेरा ख्याल ये है कि लेटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अब IMF के ऊपर तो के पास भी ये बात पहुंचती है, जो सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो सारा प्रेशर आ रहा है, तो प्रॉब्ली वो भी फिर कहेंगे कि अगर लेवी की जो कलेक्शन है और उसका जो रेट है उसको आप एक जगह पे कैप कर दें, ठीक है, और जो अगर आपका FPI का शॉर्टफॉल आता है तो आप इजाफी जो टैक्सेस लगा के पूरा करें, ठीक है। तो वो फिर अगर आप लेवी के ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ से अखराजात वाली बात अभी भी नहीं सामने आ रही। अखराजात वाली बात, ये मैं अशफाक तौला साहब से भी पूछ लेता हूँ। अशफाक तौला साहब, ये जो अखराजात वाली बात है, इसके साथ अब जो वसाइल की तकसीम विफाक और सूबे के दरमियान, वो भी इसी के साथ जो है वो जुड़ा सवाल, ये जो करंट अरेंजमेंट है, इसको छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये मौजूदा अरेंजमेंट जो है ना, ये विफाक इसके साथ जो है वो नहीं चल सकता। आपने बिल्कुल सही बात की है। दो चीजें हमने, जैसे नैरेटिव का नारा राणा साहब ने कहा ना कि जी नैरेटिव है एक्सप्रेस की दौड़, तो रहमान, दो तीन जो हेडलाइन एक्सपेंसेस है हमारे, वो सबसे पहला तो है डेट सर्विसिंग का। और डेट सर्विसिंग को हम अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और सही से हम अगर अपने करेंसी रेट को एडजस्ट कर लें, तो हम 2000 अरब तक बचा सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सेविंग। दूसरी बात ये है कि जो आपका जो ये जो एट्थ अमेंडमेंट फाइनेंस NFC अवार्ड था, और उसके बाद अब ये जो मेरा ख्याल है जो कंसिक्वेंटल 18th अमेंडमेंट के बाद जो चल रहा है, उस निजाम को छेड़ने में आपके साथ आपके पर चलते हैं, ये हर कोई। मगर इसमें एक दो चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस पूरे कंट्री की रिक्वायरमेंट एक जैसी है। अराउंड 2600-2700 बिलियन का एक्सपेंडिचर हमें फोर्सी हो रहा है। मैं 3000 अरब देता हूँ कंसिडरिंग द बॉर्डर सिचुएशन। आप ये कर सकते हैं कि FDR की कलेक्शन से आप उसको पहले निकाल लें, और उसके बाद आप डिविजिबल पूल में जो भी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दें। हमने एक सिनेरियो दिया अपनी जो रिसेंट पब्लिकेशन, उसमें सारी चीजों को इनकम्पेस किया हुआ है। देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि IMF के प्रोग्राम में रहना है निकलना है, वो तो आपको पता है कि इस वक्त ये हो रहा है कि हम अमेरिका से अपनी लेवरेजिंग ले रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जी हम गोली के पीछे भाग रहे हैं कि यार यहाँ इस गोली से बच जाए, इस गोली से बच जाए, इस गोली। हम बंदूक को नहीं पकड़ रहे हैं सब। और बंदूक को पकड़ना ये है कि हम अपनी रेसिपी पे चले। ये इकोनॉमिक जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमी जो IMF फॉलो करता है ना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की रेसिपी नहीं है। ये नहीं चल सकेगी, आपकी 22 प्रोग्राम में नहीं चली। आप एम्बिशियस टारगेट आप भले एग्री करके भी आ जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैक टू स्क्वायर वन, अगला प्रोग्राम और सख्त हो जाता है। तो आपको जब तक आप अपनी रेसिपी पे नहीं चलेंगे, मैं आपको कहता हूँ आबिद साहब ने बहुत अच्छी बात की, $27 बिलियन हमें चाहिए 27-28 में, 26 चाहिए, और 1-2 बिलियन और चाहिए। तो और चाइना ने और उस वक्त जो कहा था, उस वक्त के मारूजी हालात कुछ और थे। और उस वक्त मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ, शायद राणा साहब मुझसे एग्री कर जाएंगे इस बात पे, कि वो IMF का जो वो वक्त था, वो चाइना की एम्बेसी गया तो सुबह नाश्ते पे, और उनको कहा था कि यार जब तक हमारा लेटर ऑफ कंफर्ट ना हो आप मत दीजिएगा इनको। ये सऊदी एम्बेसडर के पास भी गए थे।
तो ये तो खुद जाते हैं कि जी आप हमें हेल्प कर, वाई दे आर गोइंग अच्छा, दैट वे। मेरा सिर्फ ठीक। एक ही मकसद है कि हम बगैर IMF की रेसिपी के, हमारे लोगों का इतना पैसा पड़ा हुआ है, जी, इतनी बड़ी रिसर्च के बाद ये आज राणा साहब की स्टोरी में पूरा छपा हुआ है। हमने इसकी एक एक कैलकुलेशन दी है। 4 लाख लोग आपको भेज रहे हैं, 30 लाख रुपए, हाँ, 50 लाख रुपए आप करते हैं, $1 लाख कर दीजिए, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। मैं नहीं समझता आप अच्छा, इनवर्ड आप ठीक। अब $17,000 अलाउ कर रहे हैं और आउटवर्ड आप $17,000 अलाउ कर रहे हैं, और आउटवर्ड कहते हैं $1 लाख देगा। यार ये कौन सी IMF की पॉलिसी है, ये कौन से स्टेट राइट, में? तो भाई राइट, अच्छा, मुझे ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जो शुगर ठीक, का मर्ज में मुझे राइट, कह दे कि और खा लो, यानी कि इम्पोर्ट और कर लो और गाड़ी और मंगा लो, हाँ, और फिर हम इस पे हम कर रहे हैं। 3 साल बाद फिर हम कहेंगे यार EV गाड़ियों की तो मशरूम ग्रोथ हो गई, जैसे CNG में हमने देखा, जैसे और सारी चीजों में हमने देखे, सोलर में देखा। बिल्कुल तो हम सही। कहते नहीं यार वो पॉलिसी गलत बिल्कुल सही। अच्छा आबिद सुलेर साहब, ये जो विफाक और सूबे वाला मामला है, इसको जो है वो इसका क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जो अखराजात में कमी एक तो वो भी करनी है। सूबे विफाक से ही कहते हैं कि आप अखराजात में कमी करें, सुबह विफाक कहता है कि सूबों के पास सरप्लस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर विफाक जो है वो पैसे मांगने पर जो है वो मजबूर है। डू यू थिंक कि इस जो करंट अरेंजमेंट है उसको जो है वो तब्दील करना होगा हमें, अगर हमें इन द लॉन्गर रन जो है वो आपके पास जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर बैठ के डिस्कशन होनी चाहिए। SIFC एपिक्स कमेटी में इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले कैंपेन में बिलावल भुट्टो साहब जो है उनका बार बार ये कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो जो यहाँ पे वफाक में बहुत सी जो हैं मिनिस्ट्रीज जो कि सूबों में काम कर रही है, पैरेलल मिनिस्ट्रीज को वो खत्म करने के हक में थे। इसी तरीके से जब हम सूबों की बात करते हैं तो सूबों को ठीक है, आप NFC को नहीं छेड़ सकते, उसके फार्मूले को रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्योरली सूबाई लेवल के काम है वो तो सूबे फिर अपने पहले और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे 750 अरब रुपया अगर आप दे रहे हैं तो उसको सूबे ऑन कर लें, अपने अपने वो सोशल सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो चलाना शुरू करें। इस वक्त हो ये रहा है कि पैसा सारा सूबों के पास है और तनकीद सारी वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करती है। हेल्थ का बजट जो है, एजुकेशन का बजट है, सोशल प्रोटेक्शन है, फलान चीज़ है। अभी मैं डिफेंस की तरफ नहीं आ रहा कि डिफेंस जो है वो आपका पूरे मुल्क का और तमाम सूबों का मुश्तरका मसला है और उस पर किस तरीके से होना चाहिए, ये इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे छोड़ दे। लेकिन जो प्योरली सोशल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि वफाक पॉलिसी नहीं दे सकता लेकिन वफाक को खर्चा करना है, तो वो ना तो वफाक पॉलिसी दे सकता है और फिर वो अधूरे दिल से जब खर्चा करता है तो आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और अच्छा, आपका जो हाँ, पॉलिटिकल ओनरशिप आनी चाहिए पॉलिसी की वो भी नहीं आती है। अब ज़राअत जो है, हाँ, ज़राअत प्योरली सूबाई मसला है। फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री जो मर्जी करती रहे यहाँ पे बैठ के। क्लाइमेट चेंज जो है उसमें जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सब के सब सूबाई हैं, खा वो पानी से ठीक। मुतलका है, वो ट्रांसपोर्टेशन से मुतलका है, वो अर्बनाइजेशन से मुतलका है। अब मिनिस्ट्री यहाँ पे बैठ के जो मर्जी कर ले, हाँ, लेकिन अगर आपको उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा तो जाहिर है तनकीद तो वफाकी हुकूमत बर्दाश्त कर रही होगी। तो थोड़ा सा इस सही। पे सियासी बसीरत की जरूरत है और हमारे इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको बैठ के इसको जरा असर नो इसका जायजा लेना चाहिए। ठीक। अब पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन इस पे शहबाज खान साहब संजीदा बात जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात होती ज़रूर है, लेकिन फिर पता चलता है कोई और काम हो गया और ये वाला रह गया। तो अभी भी हम जो गुफ्तगू जो है वो सुन रहे हैं, कोई सीरियसनेस, कोई संजीदा कोशिश देखिए आपको जो है वो नजर आती है? रहमान रज़ा साहब, ना 28वीं तरमीम की ज़रूरत है NFC के लिए। मैं सिर्फ NFC की हद तक बात करूँ, NFC बाकी की वो बात जो सूबे जो उनका वो एक और चीज़ है कि कितने यूनिट्स बनाने, कितने। NFC को ठीक करने के लिए किसी तरमीम की, किसी नए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। जो आबिद सुलैरी साहब बात करें, असल मसला ही यही है। ठीक है कि आप मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर हेल्थ स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन, दानिश स्कूल, इसका वफाकी हुकूमत से क्या काम है? आप बनाइए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। आप बलूचिस्तान क्या करने जा रहे हैं? बलूचिस्तान के पास कैश सरप्लस है,
वफाकी हुकूमत खसारे में है, चारों सूबाई हुकूमतें वो सरप्लस में है। इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 725 अरब ग्रीन लाइनें भी बना रहे हैं। ग्रीन लाइनें बना रहे हैं, 725 अरब इस साल रखा हुआ है, अगले साल का 815 या 820 अरब रुपए अगले साल। अभी क्यों रख रहे हो? ज़रूरत क्या आपको रखने की? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सोशल सेफ्टी नेट के तहत आता है। सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी जो है वो प्रोविंशियल मैटर है। उसके बाद आप PSDP उठा के आपका क्या ख्याल है, हुकूमत ये नहीं करना चाहती? नहीं, क्योंकि इनको हुकूमत मजा आता है ना। नहीं, हुकूमत तो हमारा तो इम्प्रेशन ये देखिए, करना चाहते हैं, लेकिन वो सूबे जो है वो मुझे एक इतनी बात मुखालफत बताइए, आती है कि उसके बाद वो रहमान साहब आप सिंध को साइड पे कर दें, मजबूरी है इनकी। पंजाब में क्या मसला है? पंजाब में तो अपनी पंजाब गवर्नमेंट कहता है कि पहले सिंध करे और नहीं तो फिर इसका बाकी मतलब सूबे फिर मिले करे। हुए हैं, फिर सबको तो- फायदा नजर आ हाँ, रहा है तो ना। यही बात है ना। PSDP का 1/3 सूबों में खर्च हो रहा है। प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स, मैं नेशनल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। PSDP से आप नेशनल प्रोजेक्ट, अब दयामिर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, आप तरबेला डैम फंड करें, आप हैदराबाद सखर मोटरवे बनाएं तो समझ आती है। आप बहावल अगर लाहौर मोटरवे बनाएंगे तो समझ नहीं आती। आप सियालकोट खारिया मोटरवे बनाएंगे, नहीं समझ आती। आप खारिया रावलपिंडी मोटरवे बनाएंगे, नहीं समझ आती। आप तो ये वो सारे काम है, ये करें। 1500 से 2000 अरब रुपया इनका पड़ा हुआ है, सामने उठा लें। नहीं उठाना। NFC को अमेंड करना है, आपने सूबों को छेड़ना है, अपने जो अखराजात हैं उसको आपने काम नहीं करना। ठीक है, राइट। और बहुत शुक्रिया, शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, इशफाक तोला साहब थैंक यू सो मच, और आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं इस पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।